हम आगे बढ़े हैं, वो रिपोर्ट देख लेते हैं जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो चलिए सीधे चलते हैं रिपोर्ट की तरफ और उसके बाद डिबेट। बुधवार को बीजेपी विजयपुर के महासंग्राम में पूरी ताकत झोंकती नजर आई। सीएम मोहन यादव अपने कैबिनेट सहयोगियों और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ विजयपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए। 5 अक्टूबर को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी पलटन के साथ विजयपुर के दंगल में ताल ठोंकने पहुंचे थे। बीजेपी की तरफ से वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जीतू पटवारी कह चुके हैं कि उनका उम्मीदवार तय है। विजयपुर के रण में फिलहाल जोर आजमाइश चल रही है, तो जीत के दावे भी दोनों तरफ से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक तरफा जीत दर्ज करेगी। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आपने देखा है कि मुरैना में जो हम जीते हैं उसमें विजयपुर विधानसभा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रामनिवास रावत जी वहाँ के एक जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, तो हम लोग ये मानते थे कि वो एक जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता हैं। उनके साथ हमारे सीताराम आदिवासी जी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से वहाँ जीतेगी। चुनाव से पहले कितनी भी सौगातें दें, अब विजयपुर कांग्रेस ही जीतेगी। जीत के दावों के बीच उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अक्टूबर के बाद कभी भी विजयपुर और बुधनी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने तारीखों के ऐलान से पहले रावत की राह की परेशानी नजर आ रहे सीताराम आदिवासी को शहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है। रावत के सामने कांग्रेस किसको लाएगी ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन सियासी मैदान में विजयपुर के महासंग्राम की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार एक बार फिर, और आज का हमारा मुद्दा है विजयपुर का महासंग्राम। तो अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद मध्य प्रदेश के उपचुनावों की बात फिर होगी, लेकिन पहले देखिए बंसल न्यूज के सुलगते सवाल। क्या विजयपुर के महासंग्राम में रंग लाएगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मेहनत? क्या प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का कॉन्फिडेंस कांग्रेस को जिताएगा विजयपुर का रण? और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या सीताराम आदिवासी को राज्य मंत्री का दर्जा देने से आसान होगी रावत की राह? तो ये वो सवाल हैं, और अब तमाम चीज़ें, चाहे राजनीतिक समीकरण हो या तमाम बिंदु हो, वो सब दोनों ही दल उनको लेकर मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं प्रदीप अहिरवार जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं एससी विभाग के और युवा नेता हैं, तो वो हमारे साथ रहेंगे जी। और अजय सिंह यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ग्वालियर चंबल रीजन से, ग्वालियर से ही, और करीब से देखकर वो हमें अपडेट बताएंगे। मनोज, किस तरह का मंजर आपने देखा आज ग्वालियर में? तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद थे, अलग अलग कार्यक्रम थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का एक पारिवारिक कार्यक्रम था, मेडिकल कॉलेज से जुड़ा विषय था, और कुछ अन्य कार्यक्रम भी थे, और इसी बीच चुनावी चर्चा भी थी। राजेंद्र शुक्ला जी से आपकी बात हुई। कैसे देखते हैं आप विजयपुर की तैयारी को, और ग्वालियर चंबल से की फिजाएं क्या कह रही हैं विजयपुर को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मूड पर रहती है, हम उस तरह की चर्चाएं करते रहते हैं शरद जी, लेकिन हरियाणा और जम्मू के बाद खासकर हरियाणा में जिस तरह की जीत मिली है, जाहिर है कि उत्साह और डबल हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और बीजेपी के पास चुनौती तो रहेगी, क्योंकि लगातार वही प्रत्याशी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे हैं, रामनिवास रावत, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी आज लगभग मोहन यादव जब मंच से बोल रहे थे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि आपको उपचुनाव जिताकर रामनिवास रावत को पहुंचाना है। तो अब सिर्फ घोषणा बाकी है। ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत ही होंगे और वो लगातार चुनाव जीतते रहे। पर यही चुनौती कांग्रेस के सामने भी है कि भारतीय जनता पार्टी की इस चुनौती को वो किस तरह लेगी। और कई बार हम देखते हैं कि जब आप लगातार पार्टी बदल के जाते हैं
तो इसकी चिंता भी बीजेपी के भीतर दिखाई देती है। इसीलिए आज करीब 55 करोड़ से ज्यादा की सौगातें दी है। ये जनजाति का क्षेत्र है। मुरैना की हम श्योपुर की बात करें, मुरैना भी जब मोहन यादव पहुंचे तो मुझे लगता है उपचुनाव की झलक वहां भी दिखाई दे रही थी। बीडी शर्मा जी के निवास पर भी गए, उनकी स्मृति में कार्यक्रम, उनके पिता की स्मृति में कार्यक्रम था, उसमें भी शामिल हुए। लेकिन ये समझ आ रहा है कि बीजेपी कभी चुनाव को लेकर पीछे नहीं हटती है और रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ती रहती है। तो कांग्रेस को ये समझने की जरूरत होगी कि यदि बीजेपी कुछ पहले आगे बढ़ रही है तो वो पीछे क्यों छूट रही है, क्योंकि प्रत्याशी भी तय करना होगा और एक ऐसा प्रत्याशी देना होगा जो बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ा है। जी, निश्चित तौर पर। और रामनिवास रावत की उम्मीदवारी को लेकर तो कोई संदेह था नहीं, लेकिन एक इस कद का नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया है, उसकी जगह पर बीजेपी कांग्रेस किसको मौका दे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। प्रदीप जी, ये एक बड़ी चुनौती होगी निश्चित तौर पर कि उनके लेवल का नेता, उसका जवाब देने के लिए आप किसको लेकर आएंगे और किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं अपनी। शरद जी, जिस तरीके से रामनिवास रावत जी ने श्योपुर की, विजयपुर की जनता को धोखा दिया है, पूरे मध्य प्रदेश के सामने है। और कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें आदरणीय अशोक यादव जी कन्वेनर हैं, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय जयवर्धन सिंह जी उसमें सदस्य हैं, पूर्व मंत्री लाखन सिंह जी हैं, और जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे नीतू सिकरवार जी उसमें मेंबर हैं। और कांग्रेस पार्टी ने, अभी आपने देखा कि जीतू पटवारी जी ने 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी किसान जनाक्रोश सभा की है। पूरा विजयपुर इस बात का बदला लेने के लिए तैयार है कि जिस व्यक्ति को हमने वोट देके कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने विश्वास जताया, पूरी जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, और रामनिवास रावत जी ने खुद के हित के लिए जो विश्वासघात विजयपुर की जनता के साथ किया है, और कांग्रेस पार्टी जानती है किस तरीके से हमें विजयपुर जीतना है। जीतू पटवारी जी हो, उमंग सिंगार जी हो, और शीर्ष हमारे कांग्रेस पार्टी का जो अनुभवी नेतृत्व है, पूरा का पूरा पूरी ताकत से एकजुट है। और मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट मंत्री होते हुए रामनिवास रावत जी निश्चित रूप से वहाँ हारेंगे, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वहाँ एक ऐसा मजबूत प्रत्याशी आपके सबके लोगों के सामने लाएगी जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। हरियाणा के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस है उतना ही मजबूत? बिल्कुल। ये तो अब तो कहा जा रहा है कि जीतते हुए किले भी कांग्रेस हार जाती है। देखिए, हरियाणा का जो चुनाव हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जीत अर्जित की है, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि लंबी लड़ाई लड़ना है। उस लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में तैयार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और आम जनता से कहना चाहूँगा कि विजयपुर में जो गद्दारी रामनिवास रावत जी ने की है, एक पद के लालच में जो विजयपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया है, पहले कैबिनेट मंत्री होंगे जो चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से हारेंगे। और जहाँ तक आपने बोला ना कि वहाँ पर एक राज्य मंत्री का दर्जा हमारे आदिवासी साथी को दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है वो सतह पे आ गई है। शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे मोहन यादव जी करेगा, जो आंतरिक इनमें कलह चल रही वो आप सबके सामने आने वाली है। आपकी बात में सत्यता है। अजय जी, किस तरह बीजेपी देखती है? हरियाणा के बाद आपकी मुस्कुराहट का रंग और बढ़िया हो गया है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़िया चमक रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि जीती हुई बाजी हारने जैसा मंजर हमने एक दिन पहले देखा है हरियाणा में। और बीजेपी की बाजीगरी, मेहनत, परिश्रम सबकी बड़ी, उसके आलोचक भी और इंडिया के घटक दल भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप विजयपुर की चुनौती को? सीताराम आदिवासी जी को एडजस्ट करने की कोशिश तो हुई है, लेकिन सतह के अंदर क्या है ये शायद बीजेपी को भी अभी ठीक से पता नहीं होगा। देखिए शरद जी, विजयपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़े अंतर से विजय तय है, ये सभी लोग जानते हैं। और उस क्षेत्र के जैसे हालात हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि रामनिवास रावत जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये दोनों मिलकर एक पर एक 11 हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव मैदान में नहीं है। जो जीतू पटवारी कह रहे हैं उम्मीदवार तय है, मैं तो प्रतीक जी से कहता हूँ कि 2-3 दावेदारों के नाम बता दें विजयपुर में, अगर आपके पैनलिस्ट कोई ऐसे दावे कर रहे हो तो कांग्रेस पार्टी वहाँ मैदान से बाहर है।
सबसे बड़ी बात है कि रामनिवास रावत जी ने क्यों पार्टी छोड़ी, ये उनकी जनता के बीच में इसका संदेश है। वो अपने क्षेत्र में विकास करवाना चाहते थे, वो डेवलपमेंट जो उनके क्षेत्र में लंबे समय से नहीं हो रहा था, उसी के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार की सौगातें पूरे प्रदेश के साथ विजयपुर को मिल रही है, और आज मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का खजाना खोल दिया। एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार पिछड़ा रहा, वहाँ चाहे नई योजनाएं हो, चाहे पुल की योजनाएं हो, चाहे सड़कों की योजना हो, ऐसी कोई योजना नहीं है जो जनता ने मांगी हो और आज मुख्यमंत्री जी ने उसको घोषित न किया हो। तो यही वो उद्देश्य था जिसके लिए रामनिवास जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो जनता पूरी तरह उनके कदम के साथ है, और आप देखिएगा कि विजयपुर में एक ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। कांग्रेस के नेताओं ने आज हरियाणा की हार के बाद जिस तरह से ईवीएम का रोना चालू किया, मुझे लग रहा है कि बुधनी और विजयपुर की हार की पटकथा अभी से प्रारंभ हो गई है कि लंबी हार के बाद और ईवीएम को दोषारोपण करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। और दूसरी तरफ आप 10 महीने से कमेटी नहीं बना पा रहे, जिला अध्यक्ष नहीं बना पाते हैं, उसके बाद आप परिणामों पर दोषारोपण करते हैं। और ये एक ऐसी चीज है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ होकर नहीं रह सकता है। तो रामनिवास जी को लगा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां जन विरोधी है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों के साथ गए। और लोकसभा चुनाव में उनके क्षेत्र में 35,000 की भाजपा की बढ़त बताती है कि उनके निर्णय के साथ उनकी जनता थी। जी मनोज, मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है ग्वालियर चंबल, ये थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ मान सम्मान, भावनात्मक मुद्दे, बिंदु ये काफ़ी अधिक महत्व रखते हैं। और यही वजह है कि चाहे 2018 हो, जब कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनकी वजह से उस रीजन में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, इमरती देवी जैसी नेता वहाँ से सफलता हासिल नहीं कर पाई। ये फैक्टर आपको लगता है कि अब बीजेपी के लिए चैलेंज बनेगा, जो कि चुनाव जीतने की मशीन की तरह काम करती है, या आपको लग रहा है कि बीजेपी इन सारे इश्यूज़ को बहुत ध्यान में रखकर जुटी है और कांग्रेस अभी भी ये मान रही है कि जो नाराज़गी है भीतर भीतर अगर है तो कथित रूप से वही उसके फेवर में जाएगी, जैसा वो हर जगह उम्मीद करती है? देखिए शरद जी, जब लोगों से यहाँ बात करते हैं, चूंकि हम फील्ड पर है, आज एक यहाँ बेड़ी बड़ी फेमस है मुरैना में, ऐसा कहा जाता है आसपास। और यहाँ के खान पान में जब लोगों से मैं बात कर रहा था तो मैंने ये समझने का प्रयास किया जो आप कह रहे हैं, क्या विजयपुर में इस तरह की स्थितियां बनेंगी। लेकिन 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोग शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, उसके बाद हमने रिजल्ट को बदलते हुए देखा। और बहुत जल्दी यहाँ की जनता ने वो जो कांग्रेस को वोट किया था, जब बीजेपी में आए तो बीजेपी के लोगों को वोट कर दिया। पर निश्चित रूप से मिजाज कुछ अलग होता है यहाँ के लोगों का। पर लोगों के मन में एक बात और घर कर रही, जब लोगों से बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट होता है कि अब जनता कहीं की भी हो, वो ये समझती है कि हम 4 साल क्यों पिछड़े। यदि हमें अपना विकास करना है तो जिस क्षेत्र में जहां की जो भी सरकार है, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो जायज सी बात है कि उपचुनाव जब भी होते हैं तो वो बहुत ज्यादा सत्ता की तरफ जाते हैं। लेकिन ये सब चैलेंज है, जनता का मिजाज दोनों तरफ दिखाई देता है। एक तो वो कि जो आप कहते हैं कि आन बान शान की बात जब आती है तो ग्वालियर चंबल में ये बहुत ज्यादा घर करता है लोगों को। लेकिन श्योपुर क्षेत्र थोड़ा सा अलग है, वह जनजाति का वर्ग वोटर बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज जनजाति को साधने का प्रयास भी किया है। तो इसी बात को शायद कांग्रेस यदि पकड़ पाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज होगा। पर जनता ये समझ रही है कि सत्ता चाहे केंद्र में है या राज्य में है, भारतीय जनता पार्टी के है, तो इसका लाभ, और बीजेपी भी उसी लाइन पर काम करते हुए आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर ये टफ हो सकता है चुनाव, यदि कांग्रेस अच्छा प्रत्याशी देती है तो। प्रदीप जी, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप भी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, युवा राजनेता हैं। छिंदवाड़ा में भी यही तत्व काम कर गया कि भैया अब कब तक, कमलनाथ जी अब सत्ता में नहीं हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं, अब अगर रहे कांग्रेस के साथ तो नुकसान होगा। मतदाता का मानस बदल रहा है शायद, तो विजयपुर में भी ये आपकी चुनौती बन सकता है। देखिए, अमरवाड़ा का चुनाव शरद जी सबके सामने किस तरीके से पूरी सरकारी मिशनरी, इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी का पैसा, तमाम चीजें इस्तेमाल की गई और 3,500 से अमरवाड़ा चुनाव कमलेश शाह जी जीते। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि रामनिवास रावत जी निश्चित रूप से हारेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी ताकत से लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है। हमारे
यादव जी कह रहे थे कि तैयार हैं हम लोग लड़ने के लिए। मैं यादव जी से कहूंगा कि आपने निर्मला सप्रे जी को भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है। अगर आपकी तैयारी है तो इस्तीफा दिलवाइए और उनको भी चुनाव मैदान में उतारिए। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी हारेगी, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जो जनता के साथ बीना में विश्वासघात हुआ है और विजयपुर में जो विश्वासघात हुआ रामनिवास रावत जी इतने घबराए हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी को ले जाना पड़ रहा है। और हमारे यादव जी कह रहे हैं कि जो उस क्षेत्र विकास से दूर था, तो यादव जी 20 साल से आपकी सरकार थी, आपको ही वहां विकास करना था। आज आपकी मुख्यमंत्री जी ने जाकर जो झूठी घोषणाएं की है 9 महीने से, मोहन यादव जी सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ जमीन पे नजर नहीं आ रहा है। पूरी प्रदेश में जंगल राज है, हर दिन हत्याएं हो रही है। अगर कोई पीड़ित महिला थाने जाती तो टीआई लात मार देता है। ये घटनाएं हम सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। अराजकता का माहौल है। बहन बेटियों के साथ ये नवरात्रि का पावन पर्व पूरा देश मना रहा है और किस तरीके से बहन बेटियों की और बुजुर्ग महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। और जो विश्वासघात विजयपुर की जनता के साथ रामनिवास रावत जी ने किया है, शरद जी, इस प्रदेश की जनता और विशेष रूप से बीना की जनता और श्योपुर की, विजयपुर की जनता अजय जी जवाब बदला दीजिए। लेगी। जी देखिए शरद जी, इस तरह की जुमलेबाजी से कभी असर नहीं पड़ता है। रामनिवास रावत जी ने किन परिस्थितियों में भाजपा ज्वाइन की, ये सबने देखा है। कांग्रेस ने जो परिवार 50 साल से भाजपा में था उसको टिकट दे दिया और रामनिवास जी जैसे नेता से आप उम्मीद करते हैं कि वो उनके साथ लग जाते, तो इतना सभी जानते हैं। रामनिवास जी से जो जूनियर कप के नेता है वो प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बन जाए और 6 बार के विधायक रामनिवास जी को साइडलाइन लगा दे, तो जनता भी ये सब देखती है। उन्होंने जनता के बीच में बात करी, उसके बाद निर्णय लिया। उनके क्षेत्र की जनता ने कहा कि आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी अब रहने लायक नहीं रही है, ये जनभावनाओं के खिलाफ है और इसमें रहना क्षेत्र के भी खिलाफ है और आपके राजनीतिक कद के भी खिलाफ है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, उन्होंने तो लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ी, तो उनके क्षेत्र में जनादेश किसके पक्ष में गया, ये प्रमाणित होता है उनके निर्णय। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी केवल लकीरें पीटती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी मुद्दों को नहीं समझती। कांग्रेस की रीति नीति पूरी तरह जनभावनाओं से दूर है। ना ये मुद्दों को समझ पा रहे हैं, ना नेताओं को समझ पा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को खोते जा रहे हैं और उसके बाद लकीर पीट रहे हैं और उन्हीं नेताओं पर दोषारोपण करते हैं। उसी तरह से जन विरोधी आपकी नीति है, इसलिए जनता भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। आज जिस तरह की विकास की सौगातें विजयपुर को मिली है, वही जनता चाहती थी। और ये तो असर पड़ता ही है कि सत्तारूढ़ दल का जब विधायक होता है और साथ में प्रदेश का वन मंत्री और इतना बड़ा वनांचल वो क्षेत्र, तो निश्चित ही उस क्षेत्र में विकास की सौगातें मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से प्रायोरिटी उस क्षेत्र को दी है, तो जनता समझ गई है कि उनको क्या रास्ता चुनना है। मैं तो प्रदीप जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद जनादेश को स्वीकार जरूर करना, उस समय किसी संस्थानों के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश मत करना। बस मनोज जी, कांग्रेस का बार बार कहना है, प्रदीप जी भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि विश्वासघात हुआ है। हमने इसके पहले भी 2020 में देखा, ये इशू बहुत ताकत से उठाया गया, लेकिन ये चुनाव का मुद्दा शायद नहीं बन पाया। 2023 के चुनाव में भी कमलनाथ जी ने नेतृत्वकर्ता के तौर पर बार बार ये बात कही कि मेरी गलती क्या थी, मैंने अगर 14 महीने सरकार चलाने की कोशिश की ठीक तरीके से, लेकिन मुझे करने नहीं दिया गया, दल बदल के ज़रिए मेरी सरकार गिरा दी गई। तमाम बातें उन्होंने कही। अब ये जनता तक कितनी पहुंची, क्या पहुंची, 23 का नतीजा भी ठीक नहीं रहा। अब इलेक्शन के तौर तरीके बहुत बदल गए हैं। कई जगह लोक लुभावन घोषणाएं हैं जो चुनाव में बड़ा अंतर पैदा करती हैं और कई जगह जनता की सोच भी पैदा करती है। लेकिन क्या आपको लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि वो रीजन विजयपुर और ये रीजन एक अलग इशू से चलने वाला रीजन है, और जब रामनिवास रावत जी छोड़ रहे थे उस समय भी ये चर्चाएं थी कि काफ़ी टफ चुनाव होगा। अभी भी क्या चुनाव का वो टफ एलिमेंट बरकरार है? देखिए, एक सीताराम को तो भारतीय जनता पार्टी ने संभाल लिया, उन्हें पद देकर आयोग में, लेकिन जो दिखाई पड़ता है और भी सीताराम है। यदि ये सीताराम काम करते रहे तो फिर सीताराम होगा। पर भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर भी काम कर रही है, जैसा मुझे दिखाई देता है कि वो ये समझ रही है कि थोड़ा टफ तो होगा। रामनिवास रावत अभी गए हैं कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बरसों वर्ष से काम करने वाले नेता है, उनके भीतर ये बात तो काम कर रही है।
वो कलदार सिक्का वाली बात यहां भी दिखाई देती, जिसका जिक्र आप छिंदवाड़ा में कर चुके हैं शरद जी। तो ये चुनौती है बीजेपी के सामने, पर बीजेपी का एक मैकेनिज्म है, वो उस पर काम करते हैं, पकड़ते हैं। हरियाणा का चुनाव हम सबके सामने है, हारी हुई बाजी जिसका कहा जा रहा था उसको जीत लिया। ये तो एक उपचुनाव है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, पर कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि हमारे लिए इससे मुफीद कोई जगह नहीं होगी। यदि मेहनत कर लेती है कांग्रेस, अच्छा प्रत्याशी दे देती, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो फिर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौती होगी। और जनता तो आजकल सब समझती है कि कौन नेता क्या कह रहा है और किसके पक्ष में मुझे क्या करना है। आप कहते रहिए, हरियाणा का चुनाव शायद उससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। प्रदीप जी, लड़ाई तो बड़ी गहरी है और लड़ाई आपको बड़ी गहराई से लड़नी भी पड़ेगी। सिर्फ विश्वासघात या रामनिवास रावत जी ने साथ नहीं दिया है, उन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, कुछ गलती की है, सिर्फ अगर आप ये कह के आगे बढ़ेंगे तो शायद सफलता नहीं मिलेगी। क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे? विश्वासघात की बात तो आपने कर ली। देखिए सर जी, जो गारंटी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से की, 500 रुपये में महिलाओं को गैस सिलेंडर की बात हो, 3000 हमारी लाडली बहनों को उनके खातों में पैसे डालने की बात हो, और किसानों के साथ जो विश्वासघात किया है कि 3100 रुपया हम धान खरीदेंगे, 2700 में हम गेहूं खरीदेंगे और 6000 रुपये सोयाबीन। आप देख रहे हैं किसान किस तरीके से मध्य प्रदेश का आंदोलित है। अतिथि शिक्षक के साथ शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत झूठा वादा किया। मोहन यादव जी जब विधायक थे तो कमलनाथ जी से बड़ी चिट्ठी लिख के कहते थे कि इनको नियमित कर दो। आज अतिथि शिक्षक को किस तरीके से रात में मोहन यादव जी की पुलिस लाठीचार्ज करती है, उनको भगाया जाता है मध्य प्रदेश से। तो ये जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, आज बेरोजगारी की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में? आज हमारा शिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश में 30 लाख से ऊपर है। विधानसभा का ये डाटा है। विधानसभा में जब हमारे नेता ने जब ये प्रश्न लगाया तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार इस मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट हैं। तो यादव जी, मुद्दे बहुत हैं। आपकी जो बातों की बात है कि सिर्फ बड़ी बड़ी इवेंट करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को विकास के राह पे ला दिया। आज अगर आपने विकास किया होता विजयपुर में तो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 75,000 करोड़ की घोषणा करने की जरूरत नहीं थी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि रामनिवास रावत जी निश्चित रूप से जो विश्वासघात किया है हारेंगे और वहां की जनता इसका जल्दी जवाब दीजिए, वक्त कम है मेरे पास जी। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की जो नीति और गरीब कल्याण की नीति है, उसके साथ प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलता है और हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को भी वही सम्मान रामनिवास जी भी दे रहे हैं और पार्टी भी दे रही है। सीताराम जी वरिष्ठ नेता है, आज मंच पर पूरे कार्यक्रम को उन्हीं ने संभाला। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और कार्य देते हैं। कांग्रेस पार्टी में तो वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। रामनिवास जी और उनके सहयोगी दूध में शक्कर की तरह घुल गए। अब सब एकजुट है और बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी विजयपुर में जीतने जा रही है। कांग्रेस की क्या, बहुत कम वक्त है मनोज मेरे पास, कांग्रेस की पल्स आपने क्या फील की? जो नेता जा रहे हैं उनमें उत्साह है, हालांकि अब हरियाणा के नतीजे आए हुए एक ही दिन हुए हैं, इसके बाद बॉडी लैंग्वेज को परखना और जरूरी होगा कांग्रेस लीडर्स की। जी देखिए शरद जी, यही है कि कांग्रेस को एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। कार्यकर्ता ये समझता है कि आप बातें तो कर लेंगे, आप वो चीजें कहेंगे तो, लेकिन क्या उसको फील्ड पर कार्यकर्ता के सामने रख पाएंगे, कार्यकर्ता को विश्वास जता पाएंगे? तो ये पूरा चुनाव विश्वास का चुनाव होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में विश्वास पैदा कर सकती है कि रामनिवास रावत भले कांग्रेस से आए लेकिन वो आपके हैं, तो फिर बीजेपी की मजबूती होगी। और इसी बात को बताने में कांग्रेस सफल हो जाती है तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए आसानी होगी। निश्चित तौर पर तो ये दरअसल हरियाणा के नतीजों के बाद एक ऐसी लड़ाई होगी जिसमें बीजेपी और अधिक आत्मविश्वास से मैदान में उतरेगी और कांग्रेस को अपने को संभालना होगा, क्योंकि हरियाणा के नतीजों का असर, मैं ये नहीं कहूँगा मध्य प्रदेश पर होगा, क्योंकि बाय इलेक्शंस वैसे भी कहे जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ जाते हैं वो, तो बाय इलेक्शन की बात बिल्कुल अलग है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस और बढ़ा है और कांग्रेस को अपने कॉन्फिडेंस को और संभालना होगा। जो छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा के विधानसभा उपचुनाव में टूटा है, बिखरा है, और दशहरे के पहले जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष ये भी कांग्रेस के कह रहे हैं कि उनकी कार्यकारिणी आ जाएगी। निश्चित तौर पर उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इस चुनाव में दिखना चाहिए कि नई टीम के साथ, नए जोश के साथ क्या जीतू पटवारी और कांग्रेस विजयपुर की इस जंग को, उपचुनाव की लड़ते हैं। वक्त बताएगा। आप तीनों मेहमानों का
बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, दक्षिण में बाहरी दखल।